सबसे पहली धर्मपुर, जहां पर 72% वोटर बढ़ा। उसके बाद में धर्मपुर से सटी हुई डोईवाला विधानसभा, जहां 56% वोटर बढ़ा, और उसी से जुड़ी हुई ऋषिकेश की विधानसभा, जहां 41% वोटर बढ़ा। तो ये वाला जो इन्फ्लक्स है, ये जो प्रेशर है, भले ही वो धर्मपुर है, डोईवाला है, ऋषिकेश है, उसका निश्चित तौर पर दबाव जो है देहरादून शहर में पड़ता है। जब एक्सप्रेसवे शुरू होगा, ये देहरादून की बर्बादी का 5वां गियर ये शुरू हो जाएगा, ये 5वां गियर लगेगा। और आप देखेंगे कुछ साल के बाद में ये जो ओवर टूरिज्म का दंश है, वो यहाँ पर दून घाटी के लोगों को और आसपास के लोगों को भी झेलेगा। और कोई बड़ी बात नहीं कि सड़कों पर आकर के लोग इस बात का विरोध करें। इसी के साथ में जो बढ़ता हुआ क्राइम होगा, क्राइम ने निश्चित तौर पर बढ़ना है, ड्रग्स के इंटेक ने निश्चित तौर पर बढ़ना है, दुर्भाग्यवश चीजें प्रोस्टिट्यूशन जैसी चीजों ने भी बढ़ना है, रोड रेज ने बढ़ना है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स ने बढ़ना है। इन चीजों की सेंसिटिविटी को लेकर के हमारा सरकार, हमारा शासन, हमारा प्रशासन क्या तैयारी कर रहा है। जो हमारी जो कृषि भूमि में जो चाहे वो हमारा रकबा घटा है या कृषि भूमि की किस तरीके के साथ में प्लॉटिंग हो जाती है, जो लैंड यूज कन्वर्जन कितना आसान है, कितने कम पैसा देकर के जो है आप अपने लैंड यूज को चेंज करा सकते हैं। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर के भी ये बड़े फैक्टर्स हैं जिससे जो देहरादून की बर्बादी की जो पटकथा लिखी गई है उसको लेकर के जो पूरी बंदरबांट हुई है, तो जो कंप्लीट लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ कमिटमेंट एंड लैक ऑफ टाउन प्लानिंग, ये सारे फैक्टर्स हैं। देहरादून इज सच अ ब्यूटीफुल सिटी यार, आपने बर्बाद कर दिया देहरादून को। नमस्कार, मैं हूं राहुल कोटियाल। बाराबासा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेम में आप मेरे साथ एक जाना पहचाना चेहरा देख रहे हैं। अनूप नौटियाल जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले बाराबासा। थैंक यू सो मच राहुल, थैंक यू सो मच। हम लोग ये फ्रेम देख के आप समझ गए होंगे, हम उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी कह सकते हैं, नकली राजधानी कह सकते हैं, या फिर विंटर कैपिटल भी कह सकते हैं, जो कि आधिकारिक तौर पर सरकार कहती है कि ये है। वहाँ पर हम लोग हैं। कभी नॉस्टैल्जिया का शहर हुआ करता था देहरादून, रिटायर्ड लोगों का शहर हुआ करता था देहरादून, और ये कहा जाता था कि लोग इतना सुकून है कि रिटायरमेंट के बाद देहरादून आते हैं। वही देहरादून अब उस स्थिति में पहुंच गया है, यहाँ ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया है कि उस ट्रैफिक में फंसे फंसे इंसान रिटायर हो जाए। नेगीदा ने बहुत सारे गीतों में इसका वर्णन किया, कैसे संविधानी देहरादून हो गया। अब क्योंकि निकाय चुनाव आ रहे हैं, मेयर इलेक्शंस होने हैं, उसकी तमाम घपरोल जो है वो चारों तरफ मची हुई है। कौन पार्टी किस पर दांव लगाएगी, ये सारी बहस एक तरफ। लेकिन आज हम इस इशू पे बात करेंगे कि पिछले 2-2.5 दशकों में देहरादून किस तरह से बदला है। क्या वो चीज़ें हो सकती थी जिनके होने से देहरादून की ऐसी दुर्गत न हुई होती जैसी अब हुई है, और जो दुर्गत हो चुकी है उसे सुधारने के लिए निकाय चुनावों के इर्द गिर्द अगर बात की जाए तो कितने तरह के स्टेप्स जो हैं वो लिए जा सकते हैं। और नौटियाल सर, सबसे पहले तो एक बेसिक सवाल, क्योंकि आपकी स्टूडेंट लाइफ भी, आपने स्कूलिंग जो है देहरादून से की है। लेट 70s अर्ली 80s में आप बतौर स्टूडेंट देहरादून में रहते थे, और आज जब आप देहरादून को देखते हैं तो तब से और ये जो 4 दशक बाद का देहरादून है, इसमें अगर मेजरली कुछ 4-5 चीज़ें, वो अच्छे के लिए या बुरे के लिए कुछ भी हो सकती हैं, वो बदलाव जो हैं, तो अगर मेजर 4-5 बदलाव आप नोटिस कर सकते हैं तो वो क्या है? राहुल, पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया कि हम एक बड़े महत्वपूर्ण पड़ाव पर आज देहरादून को लेकर के, और देहरादून की बात करेंगे तो उत्तराखंड की बात स्वाभाविक तौर पर होगी। शहरी मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और लेट 70s की बात करूं, अर्ली 80s की बात करूं, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो वो ज़माना और आज का ज़माना तो अकल्पनीय है। मतलब भाई 40 साल 40 साल तो बहुत लंबा पीरियड होता है। लेकिन एक जो मोटी मोटी बात मैं महसूस करता हूँ वो ये है कि जो रेट ऑफ चेंज है वो असल में जो क्योंकि वो रेट ऑफ चेंज इक्वल नहीं है। तो जो पहले 20 साल में जो चेंज आया या अगले 10 साल में जो चेंज आया या पिछले 10 साल में चेंज आया, तो वो बड़ा एक अनइवन है। और विशेष तौर पर अगर हम अपनी चिंताओं की बात करें, चुनौतियों की बात करें, डेवस्टेशन की बात करें, तो वो हालिया वर्षों में ज़्यादा देखने को मिला है। अर्ली 80s का देहरादून बिल्कुल अलग था। हम बस से स्कूल आते थे, और मेरा स्कूल यहाँ पे राजपुर रोड पर ही था, तो पैदल आते हुए स्कूल आना वो एक अलग ही नेचुरली एक अलग माहौल था, एक अलग फिजा थी पूरे शहर की। और बिल्कुल ठोस सा नेचुरली भाई ये भी एक स्वाभाविक बात है कि 40 साल पहले यहाँ पे क्या पॉपुलेशन रही होगी, शहर कहाँ तक रहा होगा, जहाँ पर आज इस समय भी हम बैठे हुए हैं। ये तो एक ज़माने में जंगल होता था, यहाँ पर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। मधुबन होटल के आगे लगता था कि भाई अगर आप यहाँ तक आ रहे हो तो आप कहाँ जा रहे हैं, इस भीड़ में आप कहाँ जा रहे हैं, जहाँ पर हमारा खुद घर है वो भी एक ज़माने में, और आज इतनी घनी बस्ती आबादी वहाँ पर।
तो विशेष तौर पर चाहे वो पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये जो तमाम हम चीज़ें देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द, ये सब भी तो बड़ा रिसेंट फिनोमिना है। ये जो सड़कें हैं और ये जो पूरा आबादी का रेला मेला, इतनी सारी गाड़ियां, तो एक जो सुकून भरी जो बरसात होती थी, मसूरी का जो एक पूरा माहौल था, जो नॉस्टैल्जिया था, तो वो पूरा का पूरा नेचुरली जो है वो तो सब अब खाली यादों में, किताबों में, फिल्म्स में ही रह गए। अच्छा अनूप सर, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि पिछले काफी लंबे समय से जब स्टेट कैपिटल, स्पेशली जब उत्तराखंड अलग हुआ, उसके बाद देहरादून में बहुत तेजी से जो है वो इन्फ्लक्स हुआ पॉपुलेशन का। आपने उस पर डिटेल में काम भी किया है कि कितनी विधानसभा सीटों में पिछले 9-10 सालों में कितनी तेजी से पॉपुलेशन जो है वो चेंज हुई है, डेमोग्राफिक बदली है। और कुछ विधानसभाएं तो ऐसी भी हैं जहां 70% के करीब वोटर जो है, वोटर काउंट बढ़ गया है। तो पॉपुलेशन से ही शुरू करते हैं। एक बार अगर हम पॉपुलेशन के आंकड़े को देखें तो किस तरह के ट्रेंड्स हम लोगों को मिलते हैं, और आपके पास कुछ डेटा भी अगर आप शेयर कर पाएं, हम उस हिसाब से अगर देख पाएं। तो राहुल, ये असल में है क्या कि जब हमें पता है कि सेंसस तो खैर हमारा हुआ नहीं है, हाँ, लेकिन इसको लेके भी हमने कई बार आपकी और हमारी बातचीत भी हुई। तो जो हर 5 वर्ष में जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो हमने उन चुनावी आंकड़ों को देख करके उत्तराखंड राज्य में जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से जो बदलाव हो रहे हैं उन्हें देखने की, समझने की कोशिश की थी। और क्योंकि 5 राज्यों के एक साथ विधानसभा चुनाव होते हैं, उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा और पंजाब, तो 2012 के बाद में जो 2022 का जो चुनाव हुआ, क्योंकि 2011 के बाद सेंसस भी नहीं हुआ है। और अगर हम थोड़ा वापस जाएं, अगर हम चुनावी आंकड़ों को भी छोड़ दें, जब राज्य का गठन वर्ष 2000 में हुआ, 2001 में जनगणना हुई, उस समय राज्य की जनसंख्या 85 लाख थी। आज करीबन 1.25 करोड़ मापी जाती है। यानी पिछले 24-25 सालों में लगभग 50% उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या बढ़ी है। ये एक मैं मोटी बात बता रहा हूँ। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि इसमें भी जो बदलाव हुआ है, अगर हम 2 दशकों के तौर पर देखते हैं, 2001 से 2011 और 2011 के बाद में 2024 की बात करें, तो इस दशक में पिछले दशक की तुलना में कहीं ज्यादा फास्टर ग्रोथ है। मैं वापस आपके सवाल पर आऊं तो 2012 से 2022 का जो चुनाव था, उस समय राज्य में वोटर जो थे 30% बढ़े थे। तो इसको लेकर के हमने एक बहुत बड़ी चिंता बार बार जाहिर करी थी कि ऐसा क्या कारण है कि सर्वाधिक जो वोटर वृद्धि है वो उत्तराखंड राज्य में होती है। उत्तराखंड राज्य में 30% वोटर बढ़ता है, पंजाब में 21% बढ़ता है, उत्तर प्रदेश में 19% बढ़ता है, मणिपुर में 14% बढ़ता है, और गोवा जो कि एक पर्यटन प्रदेश है जहाँ पर एक्सेस आसान है, वहाँ 13% बढ़ता है। तो ये जो पूरा जो पॉपुलेशन का जो मसला पिछले 3 साल से जिसको लेकर के हम आवाज उठा रहे हैं, और इसको जब हम और तह के अंदर जाते हैं, जैसा हमें मालूम है 13 हमारे जिले हैं, सर्वाधिक वोटर इंक्रीज भी हमारे उधम सिंह नगर जिले में 43% वोटर के साथ हुआ था। उसके बाद देहरादून जिला 41%, और 70 विधानसभाओं में देखें और उसको अगर देहरादून के चश्मे से देखने की कोशिश करें, तो हमने एक टॉप 10 विधानसभा की लिस्ट बनाई थी 2012 से लेकर 2022 तक, किस विधानसभा में सर्वाधिक वोटर बढ़े। तो उन 10 विधानसभाओं में से 5 विधानसभा उत्तराखंड राज्य की ऐसी हैं जो देहरादून शहर या देहरादून शहर के आसपास हैं। सबसे पहली धर्मपुर, जहां पर 72% वोटर बढ़ा। उसके बाद में धर्मपुर से सटी हुई डोईवाला विधानसभा, जहां 56% वोटर बढ़ा, और उसी से जुड़ी हुई ऋषिकेश की विधानसभा, जहां 41% वोटर बढ़ा। तो ये वाला जो इन्फ्लक्स है, ये जो प्रेशर है, भले ही वो धर्मपुर है, डोईवाला है, ऋषिकेश है, उसका निश्चित तौर पर दबाव जो है देहरादून शहर में पड़ता है। अगर आप शहर को उस चक्राता रोड्स की तरफ से देखते हैं, तो वहां पर सहसपुर विधानसभा में 55% वोट पड़ता है, वोटर बढ़ता है, और इस साइड रायपुर में 48% वोटर बढ़ता है। तो जो हमारे ऑडियंस हैं साथ में, उसे अगर हम सिंप्लीफाई, सरल भाषा में एक लाइन में बोलें, तो पिछले 10 वर्षों में 2012 से 2022 के बीच में इन 5 विधानसभाओं में, जो कि देहरादून शहर का हिस्सा है, मोटा ऋषिकेश को भी अगर हम जोड़ लेते हैं, तो 50% से 70% वोटर बढ़ने का मतलब कि यहाँ पर जनसंख्या का अप्रत्याशित दबाव देखने को मिला है। और ये जो पूरा जो जनसंख्या का जो घनत्व है, या उससे जो उपजती हुई, चाहे वो कैरिंग कैपेसिटी के इश्यूज हैं, चाहे उत्तराखंड की संस्कृति के इश्यूज हैं, चाहे वो राइजिंग क्राइम है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हैं, उसके बहुत सारे इसको लेकर के पहलू हैं। आपने जैसा जिक्र किया, वो एक दिखाना भी चाहेंगे लोगों को कि वो इसमें देख सकते हैं कि ये जो 10 की 10 विधानसभा जहाँ पर वोटर बढ़े, ये 10 की 10 हमारी मैदानी सीट्स हैं। तो अगर ये अब की बार हमारे निकाय चुनाव में भी इसको लेकर के बातचीत होती है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ कैरिंग कैपेसिटी का भी सवाल है, तो ऐसे कई सवाल है, लेकिन ये कम से कम एक महत्वपूर्ण जानकारी इस एक शीट में उन 10 कंस्टिट्यूएंसीज की।
तो ये तो हुई सर पॉपुलेशन की बात। अब थोड़ा सा इसको हम कोशिश करेंगे कि जिन टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं उसको कनेक्ट करते हुए चलें। जो अभी म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस होने वाले हैं, डेट भी अब अनाउंस हो चुकी है। ये दुर्भाग्य ये है कि इन चुनावों की सबसे कम चर्चा होती है, मीडिया में भी इसकी वैसी चर्चा नहीं होती जैसी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की होती है। जबकि एक तरह से देखें तो आम आदमी की जिंदगी को सबसे ज्यादा जो इश्यूज हैं जो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं वो वही हैं जो म्यूनिसिपैलिटीज से गवर्न होते हैं। चाहे वो हमारी कॉलोनी की रोड्स का सवाल हो, साफ सफाई का सवाल हो, पार्किंग का सवाल हो, शहर में सैनिटेशन का सवाल हो, ये तमाम तरह के मुद्दे हैं। तो अगर मैं सिंपली ये पूछूं कि व्हाट वेंट रॉन्ग इन दी देहरादून नगर निगम इन पास्ट 10 डिकेड्स, तो आप कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिनको थोड़ा सुधारा जा सकता था, या अब जिनको सबसे प्राथमिक तौर पर सुधारने की जरूरत है। राहुल, बड़ा अहम सवाल आपने किया है। थैंक यू सो मच कि शुरुआत में ही आपने इस बात को रखा। और पहली बात तो क्योंकि आपने जो बात रखी उसमें 2 सवाल हैं असल में, तो आपके प्रोग्राम के माध्यम से भी मैं ये साझा करना चाहूँगा। और आपने बिल्कुल सही बात बोली कि जो हमारी जो अर्बन लोकल बॉडी, जो शहरी निकाय के चुनाव हैं, क्योंकि इसकी लोकसभा या विधानसभा की तुलना में उतनी चर्चा नहीं होती है। पंचायत चुनाव भी बड़ा लोकलाइज होता है, लेकिन इन सभी चुनावों में सबसे कम जो वोटर पार्टिसिपेशन भी है वो हमें अर्बन लोकल बॉडी, ये जो स्थानीय निकाय के चुनाव है, नगर निगम के चुनाव हैं। और विशेष तौर पर मैं देहरादून शहर के बाशिंदों को, उत्तराखंड राज्य की सम्मानित लोगों को भी बताना चाहूँगा, सबको पता है लेकिन दोहराने वाली बात है कि जो हमारे पार्षद हैं देहरादून शहर में, हमारे 100 पार्षद हैं, वो हमारे एमएलए या हमारी एमपी की तुलना में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा उनसे जो संपर्क है वो भी ज्यादा आसान है, वो सुलभ तौर पर अवेलेबल भी हो जाते हैं। तो आज आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं एक अपील भी करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस शहरी चुनाव में बढ़ चढ़ करके हम लोग हिस्सा लें। इसी से जुड़ी हुई एक और बात यह है, और वो एक मोटी मोटी बात पूरे देश में देखने को आती है, कि जो हमारा अर्बन वोटर है, और अगर हम देहरादून की अगर बात करें तो एक अर्बन वोटर की नीरसता है, एक बड़ी एपथी है ये पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को लेकर के। तो ये भी एक फैक्टर है, तो उसको भी इस प्रोग्राम के माध्यम से एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और यही एक बार फिर से दोहराना चाहेंगे कि इस चुनाव में न सिर्फ बढ़ चढ़ करके हम भागीदारी करें, लेकिन अपने शहर के और शहरों के इलेक्टोरल डिस्कोर्स को भी एनरिच करें। हम अपनी मांग जो है, जो हमारे मेयर प्रत्याशी हैं या जो हमारे पार्षद हैं, उन तक लेकर के आए। तो ये तो एक बात हुई। जो आपका दूसरा सवाल था कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्योंकि देखिए जो शहरी अव्यवस्था, चाहे वो देहरादून में है, अव्यवस्था बोल दें, अराजकता बोल लें, जो पूरा एक अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन का एक बड़ा घिच पिच मिशमैश टाइप का, जिसको आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उस किस्म का विकास यहाँ पर हुआ है। और इस विकास से भी लोग बाय द वे त्रस्त हैं। तो खैर जो बीती सो बीती, क्योंकि देखिए कहीं अब उसकी जो मूल जड़ है वो बेसिकली ना, देखिए इंटेग्रिटी नहीं है। अगर आपकी वो इंटेग्रिटी नहीं होगी तो ना तो शहर की प्रॉपर प्लानिंग हो पाती है, ज़मीनों के खुर्द-बुर्द होने को लेकर के 12 मास में आप कितने प्रोग्राम्स करते हैं। तो ये जो पूरा कॉकस है इस अव्यवस्था का, उसी ने ही इस शहर को और उत्तराखंड राज्य के अन्य शहरों को बर्बाद करने में सबसे बड़ी उनकी भूमिका रही है। अब ये तो हुआ जो बीत गया। अब आने वाले चुनाव में अगर आप मेरे को अलाउ करें, देखिए सामान्य तौर पर क्या होता है कि हमारे जो पार्टियां भी हैं या जो हमारे मेयर प्रत्याशी हैं, उन्हें लगता है कि मेयर का जो चुनाव है, ये जो निगम का चुनाव है, वो कूड़ा, स्ट्रीट लाइट, डेंगू, जल भराव, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, कम से कम वो उसको उतने तक ही सीमित रख देते हैं। लेकिन ये चुनाव असल में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव जो है इस समय हमारे पूरे राज्य का, ये जो शहरी निकायों का जो हमारा जो चुनाव है, तो इसको लेकर के शहर की परिकल्पना क्या हो, शहर का विकास कैसे। और यहाँ पर मैं उल्लेख करना चाहूँगा जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एक बड़ा महत्वपूर्ण पूरे देश में जो बदलाव हुआ, जो कि हमारी म्यूनिसिपैलिटीज़ को एम्पावर करता है। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आज से 30 साल पहले हुआ था, जो शहरों को फॉर्म, फंक्शन, फंक्शनरीज की बात करता है, शक्ति देने की बात करता है। उदाहरण के तौर पर मैं अगर बताऊं, अर्बन प्लानिंग की जिम्मेदारी हमारा नगर निगम क्यों नहीं लेता है? शहर में MDDA अर्बन प्लानिंग क्यों करता है? इसी के साथ में अर्बन फॉरेस्ट्री हमारा नगर निगम क्यों नहीं करता है? ये जो 18 जो अलग अलग चीज़ों को लेकर के बातचीत होती है, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ कर सकती हैं, उन्हें करनी चाहिए,
उसमें एक कल्चर भी है, एस्थेटिक्स भी है, एजुकेशन भी है, लेकिन ये सारी बातें तो कितनी दूर की लगती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे मेयर और हमारे जो निगम हैं वो तो जैसे मैंने शुरू में कहा, वो खाली वो नाली, कूड़ा, कचरा, डेंगू, लाइट नहीं जल रही है और भाई वहाँ कहाँ ज़मीन मिल सकती है भैया, वहाँ पर हम क्या सेटिंग कर सकते हैं, तो उसी पर जब पूरा फोकस है तो इन चीज़ों के ऊपर जो है भाग्यवश ध्यान नहीं जाता है। और क्या क्या ये जैसे सवाल आया जिसका आपने हल्का सा जिक्र भी किया, स्पेशली इस विधानसभा चुनाव में, क्योंकि मैं आपको सोशल मीडिया पे भी फॉलो करता हूँ, कुछ टाइम पहले आपने बड़े अच्छे सजेशंस रखे थे कि इस बार मेयर के चुनाव के लिए या लोकल बॉडीज में पार्षद के चुनाव के लिए कुछ एक्सपेक्टेशंस वोटर को भी रखनी चाहिए और कुछ सवाल मेयर से भी पूछे जाने चाहिए। क्या मेजर सवाल होने चाहिए वोट के लिए? जैसे हमने अपील भी की वोटर्स से कि ज़्यादा वोटर काउंट बढ़ाएं, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाएं, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन एक आम देहरादून के निवासी की अपने मेयर से होनी चाहिए, ताकि वो ये भी सुनिश्चित कर पाए कि मेरे को इस पैरामीटर पे आने वाले मेयर को जज करना है, या पीछे जो 5 साल जो मेयर देहरादून का रहा उसको भी एक आइडिया मिले कि मैं इसका इवैल्यूएशन किन पैरामीटर्स पे कर सकता हूँ। राहुल, मैं इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले एक बात और जोड़ना चाहूँगा, मुझे लगता है बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम वो वोटर एपैथी की बात कर रहे थे और आपके प्रोग्राम के माध्यम से एक और अपील पूरे उत्तराखंड राज्य के ही वोटर्स को करना चाहूँगा कि इस शहरी निकाय के चुनाव में कम से कम आप पहाड़ मैदान मत करिएगा। इस शहरी निकाय के चुनाव में आप गढ़वाल कुमाऊँ और पहाड़ मैदान और ठाकुर ब्राह्मण या चाइना पाकिस्तान या मोदी राहुल बीजेपी कांग्रेस ये मत करिएगा। तो ये एक मैं दिल से जो है आपसे वाली बात कर रहा हूँ, क्योंकि शहरी स्थानीय जो चुनाव हमारे बड़े महत्वपूर्ण हैं, आप काबिल लोगों को चुनें। और अब हम यहाँ से आपके सवाल पर आते हैं कि जो आपका सवाल है कि भाई उनकी क्या अपेक्षाएं होनी चाहिए, तो भाई पहले तो वो मेयर का विजन क्या है। एक तो पार्टी हो गई और एक तो मेयर हो गया। तो आज हम इस चुनाव में ये भी मांग कर रहे हैं और इस बात को आने वाले दिनों में हम इसको और पुख्ता तौर से सामने रखेंगे कि राजनीतिक दल भी जो है अपना मैनिफेस्टो उत्तराखंड राज्य का एक आप अपना अर्बन विजन पेश करें। उत्तराखंड राज्य को बने हुए 25 वर्ष हो गए हैं और इस सड़क पर खड़े होकर के या बैठ करके मुझे कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि उत्तराखंड के शहर जो है हम लोग कूड़ेदान के ऊपर बैठे हुए हैं। आप राजपुर रोड को मत देखिए, समय हम भले ही राजपुर रोड पर हैं, लेकिन उत्तराखंड के शहरों की स्थिति, और मेरे को बड़ा दर्द होता है इसको लेकर कि बहुत ही दयनीय स्थिति है और हमारे यहाँ के नेताओं ने इसको बर्बाद करके जो है रख दिया है। तो खैर वापस आपके सवाल पर लौटे तो एक तो कंटेक्स्ट में, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसी कंटेक्स्ट में मतलब इंदौर जैसे शहर है, वहाँ पर भाजपा की ही सरकार है, वही भाजपा सरकार उत्तराखंड में पिछले लगभग अब 7-8 साल से है। किस तरह से इंदौर शहर को उन लोगों ने इतना खूबसूरत बना दिया है, सर्वेक्षण में, स्वच्छता रिपोर्ट में वो 1 नंबर पे आया। क्यों हमारे नेता, लोकल बॉडीज के नेता और हमारे विधायक वहाँ जाके उस तरह के मॉडल से सीख नहीं लेते कि कैसे? एब्सोल्युटली, यू नो, और ये बिल्कुल आपने सही बात बोली। इंदौर है, अब की बार सूरत, जिसको एक प्लेग सिटी कहते थे, इस साल 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर के साथ में सूरत फर्स्ट आया है। हम लोग देहरादून के लोग एक एस्पिरेशनल और एम्बिशियस गोल ये क्यों नहीं सेट कर सकते कि 2029 में, यानी जो 5 साल के जो हमारे मेयर होंगे, देहरादून हमारे देश के टॉप 10 सिटीज में क्लीनेस्ट सिटीज इन इंडिया कहलाएगा। तो इस किस्म की एक एम्बिशियस गोल सेटिंग जो है मुझे लगता है कि हमारे मेयर प्रत्याशियों को करनी चाहिए थी। वापस आपके सवाल पर लौटें कि क्या होना चाहिए, तो उदाहरण के तौर पर अगर हम कुछ चुनौतियों की बात करें, आज जब हम एक शहरी चश्मे से चीज़ों को देखते हैं तो निश्चित तौर पर वेस्ट, जो कचरा प्रबंधन है, वो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। और ट्रैफिक भले ही हमारे नगर निगम और हमारे मेयर का दायरा नहीं है राहुल, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि जब हम मेयर को शहर का प्रथम नागरिक कहते हैं, वो तो पिता तुल्य हुए, उन्हें तो सभी चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। भाई ये कैसे मेयर हुए जो ट्रैफिक के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे? ये कैसे मेयर हुए कि जब देहरादून में सहस्त्रधारा में 2000 पेड़ काटे जाएंगे, उनके मुंह से 2 शब्द नहीं निकलेंगे? ये कैसे मेयर हुए जहां पर पूरे शहर में इस समय ड्रग्स का जाल बिछ रखा है और सैकड़ों परिवार बर्बाद हो रहे हैं? आपको उसको लेकर के कहीं कोई करुणा का भाव नहीं है? उसको लेकर के क्या आप कोई बात नहीं कर सकते? क्या हमारी पुलिस यहाँ पर खाली लोगों की गालियां खाने के लिए ही है? पुलिस का हम लोग क्या समर्थन कर रहे हैं? तमाम विभागों का हम क्या कर रहे हैं? आज पानी की अगर आपूर्ति नहीं हो रही है तो वो जल संस्थान का है, बिजली नहीं आ रही है तो यूपीसीएल का है, शहर जो है तहस नहस हो रहा है तो क्या बाकी सारे विभाग हो गए? तो मेरा कहने का आशय है, मैं इसको बात को बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं, कि जब हम मेयर को एक पिता तुल्य किसी भी शहर का या टाउन का प्रथम नागरिक कहते हैं, तो मेरी कम से कम यह उम्मीद है कि वो सारी चीजों का दायित्व जो है उसे ग्रहण करने की ताकत रखें और आगे बढ़ करके वो उसमें अपनी भागीदारी दिखाएं। जहां तक मुद्दों का सवाल है, वेस्ट, ट्रैफिक, देहरादून के संदर्भ में ग्रीनरी,
जो पेड़ों का अंधाधुंध कटान हुआ है, लगातार उसके अलावा एनक्रोचमेंट्स, आप पलटन बाजार का हाल जाकर के देख लीजिए, जो अतिक्रमण यहाँ पर हुए हैं, पैदल चलने की जगह जो है देहरादून शहर में, क्योंकि फुटपाथ का एनक्रोचमेंट हो चुका है। इसके अलावा नदियाँ, जो हमें मालूम ही है, हमारी शहर की नदियाँ जो एक ज़माने में सदा नीरा होती थी, आज वो बरसाती नदियाँ रह गई हैं, बल्कि नदी भी नहीं, नाला उनको नाला कहना चाहेंगे। तो चाहे पानी की आपूर्ति का मामला हो, नदियों का हो, ड्रेनेज का हो, ऐसे तमाम जो कॉन्क्रीटाइजेशन है, कमर्शलाइजेशन है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, क्राइम, ये चीज़ें भी बढ़ी हैं। तो ये तो तात्कालिक चीज़ें हैं राहुल। और इसके अलावा जो आने वाले समय की कुछ चुनौतियों के बारे में भी अगर हम बात करें, उदाहरण के तौर पर जो दून घाटी को बचाने में जो पूरा दून वैली नोटिफिकेशन जो 80s का है, उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। बार बार सुनने में आता है कि सरकार की तरफ से भी ये प्रयास हो रहे हैं कि किस तरीके से हम उस दून वैली नोटिफिकेशन को कमज़ोर कर सकें। तो जब आप उसको कमज़ोर करेंगे तो आपको और दुष्परिणाम देखने को आएंगे। उसी के साथ में जो पूरी टाउन प्लानिंग की जो कवायद है, जो एमडीडी अपना ड्राफ्ट मास्टर प्लान लेकर के आया है, उसमें हमारी पॉलिटिकल पार्टीज और हमारे मेयर का क्या रोल है, मैं ये भी जानना चाहूँगा। इसी तरीके के साथ में जो हमारी जो जनसंख्या को लेकर हमने बात करी, देहरादून शहर की कैरिंग कैपेसिटी को लेकर के बात करी, तो मुझे लगता है कि एक आइडियल सिनारियो में, जैसा मैंने कहा, मैं अपनी बात को यहाँ पर समराइज करते हुए यही कहना चाहूँगा कि जब हम प्रथम नागरिक का या प्रथम सेवक का यहाँ पर चयन कर रहे हैं, तो उन्हें कूड़ा करकट लाइट्स से आगे बढ़ते हुए कम से कम अगले 25 सालों के बारे में सोचना चाहिए। 2025 बीत चुका है, 2050 की सोच चलते हुए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल एक विजनरी अप्रोच होनी चाहिए। और हम लोग ये बहुत अच्छी बात है, एक अच्छी खबर भी है कि एक एक्सप्रेसवे जो है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, उसका इनॉग्रेशन बहुत जल्दी होने वाला है। ये बहुत अच्छी बात है कि 2.5 घंटे में देहरादून से दिल्ली का सफ़र इसके बनने के बाद तय कर लिया जाएगा। लेकिन देहरादून पहुंचने के बाद स्थितियां क्या होंगी, इस पर बहुत कम लोग अभी बात कर रहे हैं। बारामासा एक डिटेल ग्राउंड रिपोर्ट भी इस पर प्लान कर रहा है, जल्दी वो आपके सामने आएगी। लेकिन सर, इस कंटेक्स्ट में भी कि क्या हमको लगता है कि हमारी लोकल बॉडीज़ या स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत एग्रेसिवली कुछ तैयारियां करती दिखाई दे रही हो कि ये मैसिव एक्सप्रेसवे खुल तो जाएगा, लेकिन उससे जो इन्फ्लक्स बढ़ेगा, उस इन्फ्लक्स को डील करने के लिए उतनी कैरिंग कैपेसिटी देहरादून की है, या अगर लोग यहाँ रुकेंगे नहीं, सिर्फ पास भी होंगे, तो क्या देहरादून उसके लिए तैयार है इतने मैसिव एक्सप्रेस? राहुल, मुझे तो नहीं लगता, बिल्कुल कहीं गंभीरता मेरे को कहीं पर भी अभी तक नहीं दिखाई दी है। और इसके इस आंसर का भी सवाल देने से पहले, जो आप और मैं पहले हल्की फुल्की बात कर रहे थे, ये जो देहरादून शहर में, उसको चाहे हम कह सकते हैं सिंपल वे में कि जिस तरीके से हम गाड़ी चलाते हैं तो फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर लगता है, तो देहरादून का जो डेवस्टेशन हुआ है, जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो यहाँ पर बर्बादी हुई है, उसको भी मैं 4-5 गियर्स के माध्यम से आपके साथ में और अपने जो हमारे दोस्त लोग जो प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो देहरादून की जो डेवस्टेशन का, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो पहला गियर लगा, जब ये राजधानी बना, जब राज्य गठन हुआ, तो उसी समय पहला गियर लग गया। उसके बाद में लगभग 10 साल, ये कहना मुश्किल है कि दूसरा गियर कब लगा, लेकिन हम मोटा मोटा कह सकते हैं 10, 11, 12 साल तक देहरादून की गाड़ी पहले गियर पे चली और दूसरा गियर 2011-2012 में लग गया। उसके बाद में 2015-16 में जब ये तमाम नए नए प्रोजेक्ट्स, उदाहरण के तौर पर स्मार्ट सिटी, देहरादून में बैठे हैं, स्मार्ट सिटी की हम चर्चा ना करें, तो 2015-2016 से जब ये सारे प्रोजेक्ट आने लग गए, उसके बाद में ये डेवस्टेशन का, डिस्ट्रक्शन का, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट का, क्योंकि ये देखिए प्रोजेक्ट तो ठीक है, हम ये नहीं कह रहे सारे प्रोजेक्ट्स की आलोचना नहीं की जा सकती है, लेकिन जिस बेतरतीब तरीके से उनको बनाया जाता है, वो तीसरा गियर था। और जो चौथा गियर था, जो बड़ा क्लियर है कम से कम मुझे, वो जो कोविड के बाद का जो दौर आया है, विशेष तौर पर जो सबसे बड़ा डैमेज देहरादून में, उत्तराखंड राज्य में हमें देखने को मिला है, वो कोविड के उपरांत देखने को मिला है, वो चौथा गियर लगा है। और अब मैं इसको एक्सप्रेसवे से जोड़ते हुए कहना चाहूंगा कि जब एक्सप्रेसवे शुरू होगा, ये देहरादून की बर्बादी का 5वां गियर ये शुरू हो जाएगा, ये 5वां गियर लगेगा। अब आप कहेंगे, अनूप यार ये बताओ कि आप इसको 5वां गियर क्यों बोलते हैं? तो राहुल, इसके 5वां गियर बोलने के कुछ अलग अलग कारण हैं। सबसे पहला तो जो कॉमन सेंस, जो पहली बात हमारे जहन में आती है, वो ट्रैफिक को लेकर के आती है। आज ही जो देहरादून का ट्रैफिक है, आए दिन हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, महसूस करते हैं कि ट्रैफिक की कोई व्यवस्था ही नहीं है। ठीक है, तो नेचुरली जब इतना ट्रैफिक बढ़ेगा, अभी 2 रोज पहले दैनिक जागरण में भी एक बड़ी खबर आई, उसके हवाले से ये बताया गया कि पुलिस का ये कहना है कि यहाँ पे 2 गुना या 3 गुना यहाँ पे पर्यटकों का ट्रैफिक बढ़ जाएगा या लोगों का बढ़ जाएगा। वो ये बात कर रहे हैं कि मसूरी जाने के लिए वो 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा घुमाकर ही जाना पड़ेगा। तो देखिए, कॉमन सेंस की बात देखिए, आप तो देहरादून में 2.5 घंटे में पहुंच गए, लेकिन मसूरी जाने के लिए आपको 2-3 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है। तो एक तो ट्रैफिक की बात है। देहरादून की बात के साथ में अगर हम ऋषिकेश की बात करें, मसूरी की बात करें, आज वहाँ पे ट्रैफिक कैसे चोक होता है, तो एक उसका जो पूरा कंपोनेंट है वो ट्रैफिक का है। और मैं सॉरी इसको दूसरी बार बोल रहा हूँ,
आई हैव अ लॉट ऑफ सिंपैथी फॉर द पुलिस फोर्स। उसका कारण है, ठीक है, वो गलतियां करते हैं, हम सब उनकी आलोचना करते हैं, मैं भी उनका कई बार बड़ा क्रिटिक होता हूं, लेकिन कम से कम इन मसलों में देखिए पुलिस भी तो अंडर स्टाफ्ड है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। पुलिस को आप कहाँ उनको सपोर्ट कर रहे हैं? क्या सरकार ने या शासन ने बैठ करके यहाँ पर पुलिस को सपोर्ट किया, ये सोचा इसके बारे में? तो एक चीज ये। दूसरी बात राहुल, अगर हम पूरी दुनिया की समय बात करें, यूरोप में इस समय एक बहुत बड़ा बैकलैश ओवर टूरिज्म को लेकर के है। चाहे आप बार्सिलोना की बात करें, वेनिस की बात करें, रोम की बात करें, और आप देखेंगे कुछ साल के बाद में ये जो ओवर टूरिज्म का दंश है वो यहाँ पर दून घाटी के लोगों को और आसपास के लोगों को भी झेलेगा। और कोई बड़ी बात नहीं कि सड़कों पर आकर के लोग इस बात का विरोध करें। इसी के साथ में जो बढ़ता हुआ क्राइम होगा, क्राइम ने निश्चित तौर पर बढ़ना है, ड्रग्स के इंटेक ने निश्चित तौर पर बढ़ना है, दुर्भाग्यवश चीजें प्रोस्टिट्यूशन जैसी चीजों ने भी बढ़ना है, रोड रेज ने बढ़ना है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स ने बढ़ना है। इन चीजों की सेंसिटिविटी को लेकर के हमारा सरकार, हमारा शासन, हमारा प्रशासन क्या तैयारी कर रहा है? पानी की किल्लत, उसको लेकर के अभी चिंता इतनी ज़्यादा नहीं है। क्या हमारा एयर पोल्यूशन बढ़ेगा? तो ये तमाम पहलू ये जो एक्सप्रेसवे को लेकर के है, और निश्चित तौर पर मुझे ये भी कहने में गुरेज नहीं है कि ये जो एक्सप्रेसवे है, जो यहाँ पर पर्यटक आ रहे हैं ज़्यादा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो यहाँ पर लोकल जो स्थानीय बाशिंदा है उसको कहीं ना कहीं पीछे रख दिया गया है, और वही जो है इस एक्सप्रेसवे के कारण ज़्यादा हाशिए पर आएगा। सर, इसमें अभी जो आपने पॉइंट्स गिनाए, स्पेशली जो गियर फॉर्मेट्स में आपने बताया कि कौन कौन से गियर्स या कौन कौन सी स्टेजेस रही देहरादून को वो करने की। पहला ही आपने जिक्र किया जब स्टेट अलग हुआ और देहरादून को अस्थायी राजधानी के तौर पर राजधानी बना दिया गया। अभी मैं आपके सोशल मीडिया हैंडल पर देख रहा था, आपने एक पोल भी किया था और वो आपने गैरसैंण को बतौर राजधानी के तौर पर आपने सवाल किया था कि क्या गैरसैंण को अब राजधानी बनाने का विकल्प पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, जिसे लगातार सरकारें या तो टालती रही, कभी आयोग बना के टालती रही, और कभी समर कैपिटल भूल के, समर कैपिटल के नाम पे वहाँ क्या होता है वो हम सब जानते हैं, वो किसी से छिपा नहीं है। उस पोल पर रिस्पॉन्स कैसा रहा, और क्या गैरसैंण, ये तो हमेशा से था ही कि आंदोलनकारियों की मांग हमेशा पहाड़ी राज्य की राजधानी पहाड़ की रही ही है, लेकिन 2.5 दशक हो गए उस मांग को टालते टालते, और अब तो लगभग इस तरह से टाल दी गई है कि एक शिगुफा छोड़ दिया गया है कि वहां पर 3 दिन के लिए साल भर में जाओ, एक सत्र करके वापस लौट आओ। क्या प्रैक्टिकली उस दिशा में सोचने का समय आ गया है? और सबसे पहले तो आप पोल पर जो आपको रिस्पॉन्सेज मिले उनके बारे में बताइएगा कि उनसे किस तरह का एक अनुमान लगता है कि जनता भी क्या उस तरफ सोच रही है। राहुल, मैंने इस चुनावी समर में 3 अलग अलग पोल कर चुका हूँ, लेकिन मैं गैरसैंण वाले हम पोल पर आते हैं। और ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कोई भी जो ट्विटर का पोल होगा या सोशल मीडिया का होगा, उसको हम 100% फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ट्रेंड हमें दिखता है। तो ये बड़ा एक सरल सवाल था उस ट्विटर पोल में कि भाई देहरादून और गैरसैंण, और देहरादून को बार बार डीकंजेस्ट करने की बात होती है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड स्टेप करते हुए एक और बात बोलना चाहूंगा, फिर मैं वापस इस पे लौटूंगा। आपका एक और सवाल पहले था कि भाई मेयर को क्या करना चाहिए। भाई मेयर को देहरादून के डीकंजेस्शन के बारे में भी तो सोचना चाहिए। क्या मेयर जो है खाली जो वही हमारी जो हम बात कर रहे हैं बार बार की, खाली वो कूड़ा करकट, लाइट और डेंगू, जलभराव और बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट तक ही सीमित रह जाएगा? क्या मेयर की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो देहरादून के डीकंजेस्शन के बारे में भी सोचें? वापस पोल पर लौटते हैं। 318 लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया। 75% का ये कहना स्पष्ट मानना था कि ये बेहतर होगा कि गैरसैंण जो है इसको राजधानी बना दिया जाए, और उसके साथ में 17% का ये कहना था कि देहरादून जो है उसी को विकसित किया जाए। और मेरे हर पोल में 3 चॉइस होती हैं ताकि ये खाली 2 चॉइस ना हो। तो जो बाकी जो लोग बचे थे उन्होंने कहा कांट से अभी या कोई और आप आइडिया पेश करिए। अभी जो 75% है, इसके अलावा इसको मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया था, और जो पूरे कमेंट्स की बाढ़ आई है और जो लोगों का जो पूरा सेंटिमेंट है वो यही दर्शाता है, वो यही दिखाता है कि अधिकांश लोग, यानी 4 में से 3 लोगों का ये कहना और ये मानना है कि ये बेहतर होगा कि उत्तराखंड राज्य की जो राजधानी है उसे देहरादून से शिफ्ट करके जो है उसे गैरसैंण ले जाया जाए। लेकिन एक बड़ी चिंता का सबब ये भी है लोगों में, और ये बात भी बिल्कुल वाजिब है, बड़ी लॉजिकल बात है, कि जिस तरीके से देहरादून को बर्बाद कर दिया गया, कहीं डेवलपमेंट के नाम पर गैरसैंण को भी बर्बाद ना कर दिया जाए या किसी और जगह अगर जाते हैं। लेकिन एक तीर से 2 निशाने वाली जो हमारी बात होती है, तो ये जो गैरसैंण वाले जो हमने मॉडल को कम से कम इस चुनावी फिजा में छोड़ा है, मेरा अपना ये मानना है कि कम से कम इस मुद्दे को लेकर एक व्यापक स्तर पर देहरादून में चर्चा होनी चाहिए। राजनीतिक दलों को इसको लेकर के सामने आना चाहिए, और जो भी देहरादून शहर का मेयर बनता है वो कम से कम अगर इस बात को प्रॉमिस करते हैं कि अगले 6 महीने के अंदर हम कम से कम इस मुद्दे को
हमारे 100 वार्ड हैं देहरादून शहर में, हम अपने 100 वार्ड के लोगों के बीच में इस मुद्दे को लेकर के जाएंगे, क्योंकि ये निर्णय जो है ये सरकार का निर्णय नहीं होना चाहिए, ये मुख्यमंत्री का निर्णय नहीं होना चाहिए, ये निर्णय उत्तराखंड राज्य के और देहरादून के लोगों का और गैरसैंण के लोगों का और उस इलाके के लोगों का होना चाहिए। तो हमें कायदे से लोगों के बीच में जाकर के इस सवाल को पूछना चाहिए, उसके तमाम पहलू, पर्यावरणीय पहलू, कैरिंग कैपेसिटी पहलू, जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, हम सबको पता है कि आने वाले समय में तो जब कर्णप्रयाग तक जब रेल हमारी पहुंच रही है, अब हमारी चारधाम वेदर रोड बन चुकी है, तो हमारी राजधानी गैरसैंण क्यों नहीं जा सकती है? तो ये तमाम मुद्दे हैं। जैसा मैंने कहा, ये एक बड़ा संवेदनशील मामला है। इसको इस चुनावी फिजा में इसको लेकर चर्चा जरूर होनी चाहिए। पार्टीज को, मेयर प्रत्याशियों को इसको लेकर के अपने स्पष्ट तौर पर विचार और बयान, स्टैंड बताना चाहिए, और कम से कम ये कहना चाहिए कि ये निश्चित तौर पर एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा देहरादून शहर के लिए, उत्तराखंड राज्य की अवधारणा के लिए है। इसको हम लोगों के बीच में बिल्कुल डंके की चोट पर लेकर के जाएंगे, खुली बैठकें करेंगे, और लोग जो बोलते हैं उसके अनुरूप जो है हमारी यहाँ पर नीतियां बनेंगी और आगे हम निर्णय लेंगे। और ये जो सर जिक्र आया कि गैरसैंण में एक अभी थोड़ा सा असमंजस ये है कि जिस तरह से देहरादून बर्बाद हुआ, कहीं वैसे ही एक्सप्लॉइट ना हो जाए। देहरादून की बर्बादी हम देखते हैं कि एक बड़ा कारण ये भी रहा कि अनप्लान्ड हुआ। हमने 2.5 दशक बीत गया, हमने 2000 में या 2002 में जब पहली सरकार बनी, चाहे कांग्रेस की सरकारें रही हो, भाजपा की सरकार रही हो, शहर के विकास के लिए किसी ने भी 20 साल आगे की प्लानिंग वाला कोई भी ब्लूप्रिंट जनता के सामने नहीं रखा, कभी उस पर काम नहीं हुआ। जहां मशरूमिंग जो है वो होती चली गई, चाहे वो सरकारी इंस्टीट्यूशंस की है, चाहे वो प्लॉटिंग की है, चाहे वो किसी भी अन्य तरह की चीजें हैं। जबकि हम देखते हैं कि अन्य शहर, जैसे भोपाल एक सिटी है, भोपाल सिटी आज भी इतनी खूबसूरत इसलिए लगती है क्योंकि एक न्यू भोपाल बसाया गया, और ऐसे ही तमाम अन्य जगहों पर एक न्यूअर भोपाल या एक ग्रेटर शहर जैसे ग्रेटर नोएडा बसाया गया, या इस तरह के एक्सटेंशंस बनाए गए। देहरादून में अगर इन्हें देहरादून ही रहना था, गैरसैंण नहीं जाना था, तो भी यहाँ पे उस तरह के विकल्प के बारे में सोचा जा सकता था कि कम से कम देहरादून की भी जो अपनी प्रॉपर्टीज हैं वो बची रहें, और एक प्लान्ड एक्सटेंशन इसका दाएं बाएं ही प्लान कर लिया जाए। लेकिन बहुत सारे कारणों से शायद वो नहीं हो पाया। अगर होता तो शायद देहरादून कुछ हद तक बेहतर हो सकता था। आप देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेचुरली अगर उसकी प्लानिंग होती, क्योंकि एक पूरा हैपहैज़र्ड जो अर्बनाइजेशन हमें देखने को मिला है, और जो यहाँ पर अलग अलग टाइम पर मास्टर प्लान भी बने, वो भी जो है जमीन पर उस तरीके से क्रियान्वित नहीं हो पाए, तो उनमें भी डाइल्यूशन रहा। मास्टर प्लान बन गए, जोनल प्लान्स उसके साथ नहीं बन पाए। इसी के साथ में राहुल, जो एक और बड़ी जो चीज उत्तराखंड राज्य में देखने को आई है, निश्चित तौर पर उसमें देहरादून से भी फर्क पड़ा है। जो हमारी जो कृषि भूमि में जो, चाहे वो हमारा रकबा घटा है या कृषि भूमि की किस तरीके के साथ में प्लॉटिंग हो जाती है, जो लैंड यूज कन्वर्जन कितना आसान है, कितने कम पैसा देकर के जो है आप अपने लैंड यूज को चेंज करा सकते हैं। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर के भी ये बड़े फैक्टर्स हैं जिससे जो देहरादून की बर्बादी की जो पटकथा लिखी गई है, उसको लेकर के जो पूरी बंदरबांट हुई है, तो जो कंप्लीट लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ कमिटमेंट एंड लैक ऑफ टाउन प्लानिंग, ये सारे फैक्टर्स हैं। और एक और सवाल राहुल आज ये भी है कि देहरादून शहर का भाई कस्टोडियन कौन है? मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री पे तो समय नहीं है, शहरी विकास मंत्री हैं। अब शहरी विकास मंत्री का हम देहरादून को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। ऋषिकेश जो कि गंगा का पहला टाउन है, वो योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, ऋषिकेश में आप जाकर के बदहाली देखिए वहां पर कचरा प्रबंधन को लेकर के, तो ये बेसिकली नो मैन्स लैंड है, ये काउबॉय लैंड है। तो इसको लेकर के ना तो कोई केयर करता है। भाई ठीक है, आपने चुनाव जीता, आप चुनाव में आ गए, उसके बाद में एक बड़ा मायोपिक और टनल विजन लेकर के आप आगे बढ़े। आपका पूरा का पूरा फोकस यही है कि मैं भैया कहाँ पर जमीन हथिया लूँ, मैं कहाँ पर पेट्रोल पंप बना लूँ, मैं कहाँ पर अपनी बिल्डिंग बना लूँ, मैं कहाँ पर पत्ती बना लूँ। तो जब आपका पूरा फोकस जो है सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने पर है, तो भाड़ में जाएं देहरादून के 10-15 लाख लोग, किसको चिंता पड़ी है? तो ये जो इसकी जो मूल है, जो लैक ऑफ आप उसे कमिटमेंट ही कहेंगे, ये जो पूरे जो भ्रष्टाचार की नींव है, असल में यही जो है देहरादून की बर्बादी का सबसे बड़ा, इसको मैं कारण कहूँगा। सर, हम इस इंटरव्यू को रैप करें उससे पहले बस लास्ट कमेंट्स आपके इस पे, कि जैसे कि हमने पूरे डिस्कशन में बीच बीच में बात भी करी और शुरुआत में भी ये बात बोली कि निकाय चुनाव आने को हैं। मेयर के चुनाव के लिए अगले महीने देहरादून के लोग, पूरे उत्तराखंड के लोग वोट करने जा रहे हैं। अपना मेयर प्रत्याशी चुनते हुए या नगर पालिका अध्यक्ष को चुनते हुए किन चीजों का प्राइमरीली ध्यान रखा जाना चाहिए? 1 एंड 2, व्हाट शुड ए मेयर वंस अपॉइंटेड, स्पेशली देहरादून के कंटेक्स्ट में, ये मेरा अन्य शहरों के कंटेक्स्ट में नहीं, देहरादून पर ही, क्योंकि हमने पूरा विमर्श किया। देहरादून के कंटेक्स्ट में अगर आप कुछ चीजें आइडेंटिफाई कर सके कि ये तो शॉर्ट टर्म
ये स्टेप्स अगर ले लिए जाएं तो शहर की स्थिति में कुछ चीजें हो सकती हैं। राहुल, मैं ब्रीफली आंसर, मैं थोड़ी तैयारी भी करके आया हूँ। तो उदाहरण के तौर पर बात होती है भाई सोल्यूशन क्या है, ठीक है, हमने प्रॉब्लम तो बता दी। तो उदाहरण के तौर पर क्या हमारे देहरादून के जो मेयर हैं, एक 5 ईयर प्लान फॉर मेयर ऑफ देहरादून, तो एक इस किस्म का क्या प्लान लेके आ सकते हैं? और ये 5 ईयर प्लान जो है इसमें 5 कंपोनेंट रखे हैं। तो पहला राहुल, मेरी सोच ये है कि सेंस ऑफ अर्जेंसी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं ये चाहूंगा कि देहरादून के मेयर या उत्तराखंड राज्य के किसी भी शहर के मेयर ये ना बोलें कि हम 5 साल के लिए मेयर चुने गए हैं, वो ये बोले कि हम 1825 दिन के मेयर हैं। एक एक दिन महत्वपूर्ण है। वी हैव लॉस्ट 25 गोल्डन ईयर्स। तो मेयर को तो अपने बोर्ड पर लिख देना चाहिए कि मेरे पास 1825 है। जिस दिन मेयर जाकर के कुर्सी पर बैठे वो लिखे कि मेरे पास 1825 दिन है, एक एक दिन काटता रहे। तो ये जो सेंस ऑफ अर्जेंसी, और मेरे पूरे शहर का ओवरव्यू क्या होगा, मैं अपने शहर को क्या डायरेक्शन दूंगा, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे स्ट्रेंथन करूंगा। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स हमारा नगर निगम। क्या हमारे मेयर एक सीईओ की तरह काम नहीं कर सकते? उनकी ऑर्गेनाइजेशन उनका नगर निगम है। आगे बढ़ते हुए वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रैफिक को लेकर के हमने बात करी। जब वेस्ट की बात करेंगे तो क्लाइमेट को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रैफिक की जब हम बात करें, ट्रैफिक का राहुल, जब तक हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत नहीं करेंगे तब तक हम ट्रैफिक को ठीक नहीं कर सकते। और मोटिवेट भी शायद लोगों को। एब्सोल्युटली, ऑल अदर्स, ग्रीनरी, स्लम रीडेवलपमेंट, रिवर्स, बड़ी फेरिस्त है, हेरिटेज, हाउसिंग, इकोनॉमी। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात राहुल जो मैंने 5वीं चीज पे लिखी है और मैं इसे बार बार अलग अलग मंचों से उठा रहा हूँ, वो पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात है कि जब तक हम लोगों के साथ में राय शुमारी करते हुए आगे नहीं बढ़ते हैं तब तक जो है हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कम से कम मेरी ये विश है कि जो 2029 है, क्योंकि मैं 2025-26 में 5 साल के आगे की जब मैंने इसकी प्लानिंग करी, तो 2025 है उसे अगर हम डिक्लेयर करते हैं कि 2029 जो होगा वो ईयर ऑफ देहरादून होगा, और 2029 में हम पूरा देहरादून शहर और यहाँ के बाशिंदे इस बात को सेलिब्रेट करेंगे। उसी के साथ में राहुल एक 6 महीने का भी एक छोटा सा प्लान है, कम समय लेते हुए। सबसे पहले जिस तरीके से जब हम बीमार होते हैं हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या हम देहरादून का एक डायग्नोसिस कर सकते हैं? 3 से 6 महीने में एक डायग्नोसिस करें। उसके बाद में मैं बार बार सिटीजन पार्टिसिपेशन की जो अलग जगाने की बात कर रहा हूँ, इस प्रोग्राम के माध्यम से ये भी बोलना चाहूंगा, हमारे 100 वार्ड आते हैं, क्या हम अपने 100 वार्ड में 100 वॉलंटियर्स की एक फौज बना सकते हैं? 100 into 100, 10,000, 10,000 लोगों की। उसका नाम भी एक है राहुल, जिसको हम क्या, दून के देवदूत, दून दूत, आप उसको कुछ भी बोलना चाहें। आप 10,000 लोगों की फौज बनाइए और उसी के साथ में 14 अगस्त 2025 आज़ादी से एक रोज़ पहले, वो थर्सडे पड़ता है, उस दिन आप देहरादून के लोगों के सामने दून्स अर्बन एजेंडा, जिसका नाम दुआ हुआ, तो हम देहरादून के लिए दुआ करें, हम देहरादून का अर्बन एजेंडा पेश करें। और पूरा का पूरा जो मैंने बात शुरू में करी कि मेयर को ओनरशिप लेने की ज़रूरत है, देहरादून के लोगों में ट्रस्ट की जगाने की जरूरत है। जब लोगों में विश्वास आएगा तो लोगों में प्राइड आएगा। देहरादून इज सच अ ब्यूटीफुल सिटी यार, आपने बर्बाद कर दिया देहरादून को। तो देहरादून के लोग भी तो इतने हतोत्साहित हैं, आप उनमें ट्रस्ट पैदा करिए, आप उनमें शहर के प्रति प्राइड पैदा करिए और क्वालिटी ऑफ लाइफ पर वर्क करिए। इस तरीके के कई सारे आइडियाज़ हैं। अंत में यही कहूँगा, कई लोगों ने पूछा मेयर क्या होना चाहिए, ये एक मेयर की डेफिनेशन भी है कि मेयर जो हो मोटिवेटेड हो, मेयर अकाउंटेबल हो, उसकी जवाबदेही हो, मेयर यूथफुल हो। यूथफुल का मतलब 70 साल के भी मेयर हो सकते हैं, लेकिन वो ओपन माइंडेड होने चाहिए, वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएटर हो और रिजल्ट ओरिएंटेड हो। तो इस किस्म का एक टेम्पलेट भी हमारे सामने है। भाजपा, कांग्रेस के या किसी भी अन्य पार्टी के मेयर हैं, उनका स्वागत है। अगर वो आकर के इन चीज़ों पर चर्चा आपके साथ, हमारे साथ करना चाहें, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और ये आपने एंड नोट बहुत अच्छा किया। हम प्रधानमंत्री जी को याद करते हुए ये बताएं कि वो ऐसे बहुत सारे एक्रोनिम्स जो हैं वो यूज करते हैं, तो ये इंस्पिरेशन तो ली जा सकती है कि देहरादून का भी मेयर और मेयर प्रत्याशी ये इंस्पिरेशन उनसे ले। और आपने बारामासा को समय दिया, इतने डिटेल में बात की सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच राहुल, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच सर, एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर और टू एवरीवन। और एक राहुल अपील आप और मैं मिलकर के कर सकते हैं कि देहरादून शहर में देखिए एक बड़ा ही दर्दनाक दुर्घटना, उसके बारे में हम बहुत बात भी करते हैं, जो 6 हमारे यंगस्टर्स की जो डेथ हुई थी ओएनजीसी चौक में। तो एक बार फिर से उनकी फैमिलीज़ को भी याद करते हुए और देहरादून के सभी बाशिंदों के साथ में, यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट के साथ में यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ठीक है सेलिब्रेट करिए, एंजॉय करिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबली करिए। और एक अपील राहुल उत्तराखंड सरकार से भी अंत में करना चाहूँगा, 2022 में इन्होंने 72 घंटों के लिए दारू की दुकानें खोल दी थी ताकि पर्यटक को 72 घंटे तक शराब मिलती रहे। तो कम से कम 2024 में उत्तराखंड राज्य में जो 1000 लोगों की मौत इस साल हुई है, कम से कम उन्हें ध्यान में रखते हुए इस बार दारू की दुकानें जो है कम से कम 72 घंटे के लिए ना खोली जाए। और ये फेस्टिव सीजन है तो रिस्पॉन्सिबली एंजॉय कीजिए। आज जब ये हम शूट कर रहे हैं, आज 24 दिसंबर है,
क्रिसमस के समय आप इसको देख रहे होंगे, फेस्टिवल का टाइम है, अब पूरा एंड वीक जो है ईयर का वो फेस्टिव सीजन होता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबली इंजॉय कीजिए, स्पेशली अगर आप ड्राइव कर रहे हैं। इसी नोट के साथ में बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का ये पूरा प्रोग्राम देखने के लिए। ये आपको कैसा लगा हम लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बताइएगा, माफ़ कीजिएगा, और जुड़े रहिएगा बारामासा। अनूप सर, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।